निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बजट में हनुमानगढ़ को मिली कृषि महाविद्यालय की सौगात। नौहार में कन्या महाविद्यालय और गोगामेड़ी पीएससी को सीएससी में क्रमबद्ध करने की हुई घोषणा। कलेक्ट्रेट के पास परशुराम चौक का शुरू हुआ सौंदर्यीकरण। नगर परिषद ने बनाया अस्थायी चौक पर डिवाइडर। किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने की मांग। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तीनों कानूनों का विरोध। 26 को युवा किसान दिवस मनाने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट हनुमानगढ़ के लिए कई मायनों में अहम रहा। इस बजट में कृषि प्रधान जिले हनुमानगढ़ को कृषि महाविद्यालय के रूप में सबसे बड़ी सौगात मिली। कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। आखिरकार सरकार का इस तरफ ध्यान गया और बुधवार को पेश किए गए बजट में यह मांग पूरी हो गई। हनुमानगढ़ को राजकीय कृषि महाविद्यालय की सौगात मिलने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। विपक्ष ने चाहे इस बजट को केवल घोषणाओं का पुलिंदा करार दिया, वहीं इस बजट में हनुमानगढ़ को कृषि महाविद्यालय मिलना बड़ी सौगात बताया जा रहा है। कांग्रेसियों ने इस बजट को आमजन से जुड़ा प्रदेश के विकास का बजट बताया। हनुमानगढ़ को कृषि महाविद्यालय मिलने से जहां सरकारी कृषि कॉलेज खुलने से कृषि संकाय में पढ़ाई करने वाले युवाओं को कम फीस में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में क्षेत्र के युवा कृषि संकाय की शिक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने को मजबूर है। यही नहीं, जिले को कृषि क्षेत्र के अच्छे जानकार मिलेंगे। इससे पहले सभी संसाधन होने के बावजूद सरकार की उदासीनता के चलते जिले में कृषि कॉलेज खोलने की मांग अनसुनी की जा रही थी। इसके अलावा बजट में मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ अबोहर सड़क स्टेट हाईवे, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क स्टेट हाईवे पर रेलवे फाटक संख्या 176 के स्थान पर आरओबी निर्माण की घोषणा की। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर भी रेलवे ओवरब्रिज की मांग प्रमुखता से उठ रही थी। ओवरब्रिज बनने के बाद फाटक बंद होने से होने वाली समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसके अलावा बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने नौहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। भादरा क्षेत्र के गोगामेड़ी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करने की घोषणा की गई। नौहर तहसील के फेफाना गांव को नई उप तहसील बनाने की घोषणा हुई। नौहर सरदारशहर सड़क का निर्माण करने की घोषणा बजट में की गई। सीवरेज की सुविधा से वंचित हनुमानगढ़ जिले के संगरिया, नौहर व रावसर में 2 वर्षों में फीकल एफएसटीपी स्थापित किए जाएंगे। नौहर में नया पुलिस थाना खोलने की घोषणा हुई। पीलीबंगा व रावसर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर वर्ग को और हर किसी को इस बजट के अंदर बहुत सहूलियत दी है। उन्होंने हर लोगों के लिए जो भी वो कर सकते थे इस कोरोना काल के अंदर, आज कोरोना काल के अंदर पैसे की बड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। हर विधानसभा को 4 करोड़ रुपया दिया गया ताकि उस हर विधानसभा का विकास हो सके और आम जन की जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। उन्होंने जो हमारे हनुमानगढ़ की और हमारे विधायक जी की, चौधरी विनोद कुमार जी की जो विशेष मांग थी कृषि कॉलेज की, वो मुख्यमंत्री ने आज पूरी कर दी है। उसके लिए हम पूरी हनुमानगढ़ की जनता चौधरी विनोद कुमार जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारे इस इलाके की मुख्य मांग थी वो पूरी कर दी है। नौहर के अंदर भी एक लड़कियों का कॉलेज दिया है, जहाँ की बेटी है वो बहुत ज़रूरी है उसका पढ़ना, क्योंकि बेटी से 2 घर चलते हैं और बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो अच्छी तरह से उस घरों को चलाएगी। तो उन्होंने जो नौहर के अंदर भी जो लड़कियों का कॉलेज दिया है उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने विशेष जो भी योजनाएं दी हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं और यह बजट है सभी के लिए बहुत अच्छा बजट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का 2021-22 का बजट पेश किया। 2 घंटे 47 मिनट के बजट भाषण में गहलोत का पूरा फोकस कृषि, हेल्थ और एजुकेशन पर रहा। राजस्थान सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा बजट था। मुख्यमंत्री ने अगले साल में राज्य का कृषि बजट अलग से पेश करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्स की अलग अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। बजट भाषण में कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की भी घोषणा की गई। सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देगी। मेडिकल के बाद अब हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। फिलहाल 8 जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज हैं। शेष बचे 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खुलेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर चिकित्सा व्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की गई।
स्कूलों में ड्रेस व किताब मुफ्त देने की घोषणा हुई। राजकीय स्कूल में कक्षा 8 के स्टूडेंट को ड्रेस फ्री, 5वीं की कक्षा तक किताब फ्री मिलेगी। नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था। 30 मार्च को सभी जिलों में राजस्थान उत्सव। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10,000 युवाओं को भेजा जाएगा। 37,400 आंगनबाड़ी केंद्र, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे और 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे। 1200 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जाएंगे। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार मिलेगा। जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित होंगे। कोविड के कारण जो आर्थिक परिस्थितियां थी, पिछले 1 साल में जिस तरह से सरकार ने कोविड के अंदर पूरे भारत के अंदर जो काम किया, उस काम के लिए मुख्यमंत्री गहलोत साहब की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रशंसा की। और जिस तरह की अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था मान लो, या जो राजस्थान की स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए कृषि के क्षेत्र के अंदर अनेक घोषणाएं की गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आज के बजट में मुख्यमंत्री जी ने जो कही है कि अगले वित्तीय वर्ष से कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। ये मैं सोचता हूँ पूरे भारत के अंदर शायद गहलोत साहब ने अनूठी पहल की है। और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से गहलोत साहब ने ये घोषणा की है, राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और विशेषकर हनुमानगढ़ गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है। तो अगले वर्ष से, वित्तीय वर्ष से जब अलग से कृषि का बजट पेश होगा तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ गंगानगर जिले को बहुत लाभ होगा। और आज के बजट के अंदर जहाँ तक हनुमानगढ़ जिले की बात करें, हमारे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जनता की, कांग्रेस जनों की, पत्रकार जगत की और एवं दैन विपक्ष की भी ये मांग थी कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला कृषि आधारित जिला है, इसलिए यहाँ कृषि विद्यालय होना चाहिए। उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने आगामी वित्तीय वर्ष के अंदर कृषि विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर खोलने की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं हनुमानगढ़ जिले की तरफ से, हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जनों की तरफ से, हनुमानगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब मीडिया की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार ने दिया है, इसमें जो हनुमानगढ़ में महाविद्यालय का दिया है, महाविद्यालय के साथ साथ अगर यूनिवर्सिटी आ जाती तो और भी बढ़िया होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी की हनुमानगढ़ में ज़रूरत है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर बनी है, वो पहले हनुमानगढ़ बननी थी, वहाँ भी उसको कुछ राजनेताओं के कारण वहाँ चली गई। लेकिन इस बार आदरणीय विनोद जी के प्रयास से, विधायक जी के, गहलोत सरकार के प्रयास से जो कॉलेज खुला है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ डिग्गियाँ हैं, डिग्गियों का अनुदान जो पिछले सालों से बकाया है, 2-3 सालों से, वो मिलेगा, तो उससे भी बहुत फ़ायदा है। लेकिन डिग्गियों के अंदर भी और सुधार की गुंजाइश है। भी किसान को डिग्गियों, पानी का व्यवस्था के लिए डिग्गी बहुत जरूरी है। वहीं प्रदेश की ओर से पेश वर्ष 2021-22 का बजट को जहां भाजपा जिलाध्यक्ष ने केवल मात्र झूठी घोषणाओं का पुलिंदा बताया और कहा कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कोई चर्चा नहीं, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि इस बजट में आमजन के लिए राहत की कोई बात नहीं। बिजली को लेकर, पानी, किसानों की कर्ज माफी के मुद्दों को गौण कर दिया गया। कृषि कॉलेज के लिए पहले भी कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं। आप खुद सुनिए। राजस्थान सरकार ने जो 2021 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वो सिवाय इनके झूठ के पुलिंदे के और कुछ नहीं है। क्योंकि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव से पूर्व अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र में जो बातें उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कही, उन बातों का, एक भी बातों का, चाहे किसान के संपूर्ण कर्जे की माफ़ की बात हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की, अन्यथा भत्ता देने की, और बिजली दरों को नहीं बढ़ाने की, आज उन तीनों ही बातों पर चर्चा नहीं हुई। तो ये एक झूठ का पुलिंदा। पिछले साल जो घोषणाएं की थी, उसमें से कितनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया गया है। इसलिए हर बार कांग्रेस जहाँ भी सरकार है, इनकी फितरत में है झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना, और वही गुमराह का काम आज कर रहे हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से पूछता हूँ कि किसान के लिए कितनी डिग्गियों के अनुदान की इन्होंने राशि जारी की, कितने किसानों के संपूर्ण कर्जे की माफ़ की बात की। आज कह रहे हैं कि
5 लाख रुपए बिना ब्याज के किसान को देंगे। आज स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कितने किसानों को देंगे, कितना इनके पास बजट है, या सरकारी बैंक देंगे या सहकारी बैंक देंगे। इस प्रकार किसान हितैषी होने का मात्र एक दिखावा कर रही है सरकार। आज इन्होंने हनुमानगढ़ में एक कृषि कॉलेज के स्थापना की घोषणा की है। अगर समयबद्ध तरीके से, कृषि प्रधान जिला है, अगर समयबद्ध तरीके से ये इस क्षेत्र में कॉलेज खुलता है हनुमानगढ़ में तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि ये सरकार जो ये घोषणाएं बजट में कर रही है उनको पूरा करेगी। केंद्र सरकार के पास देश के सारे संसाधन हैं। उन्होंने उन संसाधनों को अडानी और अंबानी को बेचने का काम किया था, आम जनता को लूटने का कार्यक्रम किया, आम जनता को कोई राहत नहीं दी। इसी तरह से राजस्थान के अंदर भी हम उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना काल के अंदर मजदूरों का, किसानों का, आम लोगों का, दुकानदारों का रोज़गार गया है तो हमें कोई बिजली के अंदर राहत मिलेगी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारी मिल जो बंद हुई है शायद इसमें बजट रख करके इस मिल को दोबारा चालू करेंगे। हमारा ये भी था कि पेट्रोल और डीजल के अंदर बहुत भारी महंगाई चल रही है, इसलिए यहाँ डिपो था उसको दोबारा खोलने की कोई बात करेंगे। हमारा ये भी था कि यहाँ शुगर मिल किसानों के लिए अब खेती जो है वो घाटे का सौदा हो रही है और यहाँ मांग है कि यहाँ की ज़मीन अच्छी है, पानी अच्छा है, शुगर मिल यहाँ 2-3 बार सर्वे भी हो चुका है, शुगर मिल के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी वो नहीं कर पाई। और अगर राजस्थान की एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी जो है वो बीकानेर खोली गई है, यहाँ कोई उस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे वो बिल्कुल नहीं कर पाए। हमारे बजट के अंदर पहले व्यवस्था की थी कि सड़कों की स्थिति सुधार होगी। 1 साल के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन के हृदय स्थल के अंदर पूरी तरह से जो सड़कें थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी। उसके लिए लोगों ने धरने भी दिए, उस पर चौड़ भी लगाए, उस पर जो प्रदर्शन भी किए, कोई उन्होंने परवाह नहीं की। और उस वक्त कहा था आज से 6 महीने पहले कि हम सड़क शुरू करेंगे, आज तक उसका निर्माण काम शुरू नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ न कोई रोज़गार की व्यवस्था की गई है, न बिजली सस्ती की गई है जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसकी सस्ती होगी, न जिन लोगों का रोज़गार गया था उनके लिए कोई जो है राहत की जो बात है वो राहत की बात नहीं है। ये बजट भी पूरी तरह से जो है आंकड़ों की बाजीगिरी पर आधारित है। आम जनता के लिए कोई राहत नहीं है, कोई रोज़गार के लिए, कोई नौकरियों की नई व्यवस्था करेंगे उसके लिए कोई नई व्यवस्था नहीं की। ये एक तरह से किसानों के साथ, आम जनता के साथ, राज्य के साथ, पूरे राजस्थान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। राजस्थान की सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें आम जन के लिए राहत की कोई बात नहीं है। बिजली के मुद्दे को लेकर के जनता इतनी परेशान है उसके बारे में इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। पूर्व के बजट घोषणा में पानी माफ़ी का भी मुद्दा था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। इस बजट में किसानों की कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा था उसको पूरी तरह से जो है वो गौण कर दिया गया है। हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल का इसमें कहीं नाम नहीं है, जबकि उसके लिए तो बहुत थोड़े से अर्थ की जो है व्यवस्था करनी थी। जिस हनुमानगढ़ कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो ये महज घोषणा है, पहले भी घोषणा हुई है और अब भी घोषणा है। इस घोषणा को अमली जामा ये सरकार नहीं पहना सकती। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का जो बजट में हनुमानगढ़ का जो कृषि महाविद्यालय दिया है, कृषि कॉलेज के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ आज जो मैंने बजट भाषण मुख्यमंत्री का देखा तो मेरे को यूँ लगा कि कांग्रेस की सरकार आशंकित है, हताशा में है और उनको लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरे को आज सरकार के विधानसभा के 3 साल पहले ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी बजट है, घोषणाओं का पुलिंदा है ये बजट। नगर परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट के पास परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए अस्थायी चौक में डिवाइडर बनाए गए हैं ताकि पहले ट्रैफिक व्यवस्था जांच ली जाए, इसके बाद अगर डिजाइन सही रहा तो इस चौक का निर्माण स्थायी रूप से करवा दिया जाएगा। शहर के सौंदर्यीकरण की कवायद में नगर परिषद लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब नगर परिषद की ओर से सड़क निर्माण के बाद परशुराम चौक के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि कलेक्ट्रेट के पास बने परशुराम चौक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पर 11.5 लाख रुपए की लागत आएगी। चौक बनने के बाद यहाँ हादसों पर अंकुश लगेगा।
जिला कलेक्ट्रेट के पास जो चौक बड़ा किया गया नगर परिषद के द्वारा, उसमें हालांकि परशुराम चौक के नाम से अभी नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन ब्राह्मण समाज के द्वारा वहाँ परशुराम चौक अपने स्तर पर स्थापित किया गया है। नगर परिषद के द्वारा करीब 11.5 लाख रुपए की उसमें टेंडर किए गए हैं और ठेकेदार को टेंडर वर्क ऑर्डर दे दिए गए हैं। अभी जो चौक का डिजाइन हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर कच्चा निर्माण एक बार उसके करके छोड़ा जा रहा है, ताकि ट्रैफिक पॉइंट से पता लग जाए भी ये जो सही है या गलत है, फिर ट्रैफिक उसी हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाए। अगर कोई इसका डिज़ाइन गलत हुआ तो उसको सही किया जाएगा और शीघ्र ही इसका परशुराम चौक का निर्माण किया जाएगा। वहीं नगर परिषद की ओर से अब सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए न केवल सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, बल्कि सड़क निर्माण के दौरान चौक चौराहों को सीधा करने और संकरे मोड़ जो दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने के लिए काफी थी, उनका स्थायी निराकरण भी करवाया जा रहा है। निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रिणवा ने बताया कि शहर की सड़क, चौराहों और मोड़ को सीधा करने का काम नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत गांधीनगर अंडरपास से नीलकंठ महादेव सेवा समिति ने कल्याण भूमि से मोड़ को सीधा करने के लिए जगह दे दी है। नारंग होटल के पास, SBI बैंक के पास मोड़ सकरा होने की वजह से हादसों की आशंका बनी रहती थी। इसे देखते हुए नगर परिषद के प्रयासों से इस मोड़ को भी खुला किया जा रहा है, ताकि भविष्य में हादसे न हो सके। इसके अलावा सूरतगढ़ रोड स्थित सेक्टर 12 के मोड़ को भी सीधा किया जा रहा है। वहीं स्कूल से लेकर इस चौक को भी खुला किया जाएगा। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा ने बताया कि विधायक चौधरी विनोद कुमार के प्रयासों से ये सभी काम किए जा रहे हैं। गांधीनगर अंडरपास शुरू होते ही एक समस्या आई कि इस रोड पे मोड़ बहुत विकट है, तो हमने जो शमशान भूमि जो हमारी है उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उनसे बात करके वो जो कोना है उसको करीब 58 फुट अंदर लाने की बात सोची है, जिससे अंडरपास से सीधा वो रोड दिखेगा ताकि एक्सीडेंट उसमें ना हो सकें। और हमारे माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी की यही मंशा थी, इस मोड़ को ख़त्म किया जाए। इसी संदर्भ में जो राजकीय कन्या विद्यालय है उस साइड भी जो सड़क पे जब मोड़ है वहाँ एक बड़ा विद्युत का टावर लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसी क्रम में तुरंत प्रभाव से बिजली बोर्ड को पैसे भर के और उस टावर को वहाँ से हटाने का और वो ट्रांसफार्मर वहाँ से पीछे करने की कवायद जो थी वो शुरू कर दी गई। आज ट्रांसफार्मर पीछे लाइन शिफ्ट हो रही है। तीसरा, जो राजीव चौक से लेके अग्रसेन चौक गंगानगर बाईपास तक रोड की बड़ी विकट समस्या थी, जो हमारे चौधरी विनोद कुमार जी के प्रयासों से आज शुरू हो गई है। उसमें क्या है, जो SBBJ बैंक है, SBI बैंक जो है कोने पे पुल के पास, वहाँ एक बड़ा विकट मोड़ था और वो जो बैंक की दीवार की वजह से वहाँ एक साधन के बराबर दूसरा व्हीकल नहीं निकल पाता था, दिक्कतें आती थी। उसमें कोठारी जी को सभापति जी ने पूरा प्रयास किया, उनको मनाया गया और उस दीवार को करीब 8-9 फुट पीछे ले जाया गया है। और उस रोड पे जो नाला है RCC बना के दीवारों जो अपने दुकानों के जो शटर हैं उनके बिल्कुल करीब लगा दिया जाएगा, ताकि वो रोड पूरा खुले और उस रोड को भव्य बनाया जाए। और बिजली बोर्ड को हमने लेटर लिख दिया है, उस रोड को विद्युत रहित करने के लिए एस्टीमेट उनसे मांग लिया है, क्योंकि उस रोड पे चौधरी विनोद कुमार जी भी ये चाहते हैं उसको एक अच्छा लुक दिया जाए और हमारे सभापति जी भी इसी प्रयास में हैं। तीसरा, हाई स्कूल जो सूरतगढ़ रोड पे है बचनी देवी के पास, वो भी एक बड़ा विकट मोड़ था। सभापति जी ने प्रयास किया और उसको भी दीवार को कम से कम 8-10 फुट अंदर करके किया जा रहा है। उसकी दीवार भी निकालनी शुरू कर दी है, पेड़ काट दिए गए थे। और उससे क्या है, जो सूरतगढ़ रोड पर एक्सीडेंट होते थे उनमें कमी आएंगी। और सभापति जी पूरे प्रयास कर रहे हैं, जो भी शहर की जो मेन समस्याएं हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे मोड़ की समस्या है, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था है, उस पर पूरा जोर दे के शहर को जो एक साल में काम हुए और अब दूसरा साल जो चल रहा है उसमें हम यही प्रयास करेंगे कि शहर जो है वो बड़ी सिटी की तरह दिखने लगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा किया जाए।
इस आशय की मांग का ज्ञापन डब्ल्यू टोल नाका व रिलायंस मॉल के आगे धरने पर बैठे किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि किसान करीब 2 माह से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, मगर केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि किसान इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया तो किसानों को मजबूर होकर आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, किसानों पर दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों पर दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमारे किसान साथी जेलों में बंद हैं, जिन पर झूठे मुकदमे किए गए हैं, जिनको जो दमनकारी नीति है उनके विरोध राष्ट्रपति महोदय महामहिम के नाम से ये हमारा मांग पत्र है। सभी किसानों को रिहा किया जाए और जो किसानों पर दमनकारी नीति है उनको बंद किया जाए। किसानों पे दमन बंद किया जाए। दमन से आंदोलन तेज होगा, कमजोर नहीं होगा। नमस्कार जी, जय किसान जय जवान। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਬਲੀ ਮੱਕਾਸਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। अभी 26 तारीख का युवा किसान दिवस मनाया जा रहा है। तमाम जो किसान आंदोलन से जुड़ी हैं, शुभ किसान मोर्चा के जो फॉलोवर्स हैं, किसान हैं, वो युवा किसान दिवस मनाएंगे। इसके साथ साथ 27 तारीख को संत रविदास जी की जयंती है, चंद्रशेखर जी आज़ाद की जयंती है, तो उनके ऊपर हम शहादत दिवस है चंद्रशेखर आज़ाद का। उस दिन जो है मजदूर किसान एकता दिवस मनाएंगे। तो उसके दिन भी पूरे जो है मजदूरों को, किसानों को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। लगातार किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए गाँव में कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और शाहजहाँपुर बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कानूनों के विरोध में किसान मोर्चा की ओर से लगातार आंदोलन जारी है। किसान व माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि इसी कड़ी में 26 फरवरी को किसान युवा दिवस मनाया जाएगा। इससे अगले दिन 27 को चंद्रशेखर आजाद और संत रविदास की जयंती भी एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए गाँव में कमेटियां बनाई जा रही हैं। साथ ही शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अधिक से अधिक किसान पहुंचे, इसके लिए गाँव में संपर्क किया जा रहा है। अभी 26 तारीख का युवा किसान दिवस मनाया जा रहा है। तमाम जो किसान आंदोलन से जुड़ी हैं, शुभ किसान मोर्चा के जो फॉलोवर्स हैं, किसान हैं, वो युवा किसान दिवस मनाएंगे। इसके साथ साथ 27 तारीख को संत रविदास जी की जयंती है, चंद्रशेखर जी आज़ाद की जयंती है, तो उनके ऊपर हम शहादत दिवस है चंद्रशेखर आज़ाद का। उस दिन जो है मजदूर किसान एकता दिवस मनाएंगे। तो उसके दिन भी पूरे जो है मजदूरों को, किसानों को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। लगातार किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए गाँव में कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और शाहजहाँपुर बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। गांव बुगलावाली में ब्रिजलाल की हुई हत्या के मामले में हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उसके भाई पुराराम दर्जी ने पुलिस प्रशासन से मांग की। मृतक के भाई ने बताया कि हत्यारे अभी भी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, मगर पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनका आरोप है कि परमजीत कौर, मंदर सिंह, पप्पी सिंह व लवप्रीत चारों ने मिलकर ब्रिजलाल की हत्या की। ब्रिजलाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो, ब्रिजलाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो, ब्रिजलाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ।
पुलिस प्रशासन होश में आओ। मेरे भाई की हत्या बिरजलाल के हत्यारे सभी गिरफ्तार होने चाहिए। एक आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है, दूसरे आरोपी खुले में घूम रहे हैं। तो हमको बहुत डर है उनका। हमको जब मर्जी भी मार सकते हैं, धमकियां देते हैं। मेरे घर के आगे से निकलते हैं बार बार मोटरसाइकिल के ऊपर। अभी तक हत्या ये 15 तारीख रात को हुई है सर। मेरे को सुबह पता लगा है, लेकिन मेरे को इस हाल का पता था। उन्होंने कहा हुआ था कि हम मार देंगे और उन्होंने ही मारा है सर। मेरे ये यकीन के साथ कहता हूँ कि उन्हें 4 हत्यारों ने मेरे भाई की हत्या की है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं सर। हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। तो हम इससे संतुष्ट नहीं हैं सर जी। हमें कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। टाउन स्थित एक्टिव लाइफ पॉलीक्लिनिक पर एमडीएस डॉक्टर अंकुर धुड़िया की नियमित सेवाएं शुरू हो गई हैं। क्लिनिक संचालक डॉक्टर रामकुमार सिहाग ने बताया कि टेढ़े मेढ़े दांतों के ऑर्थोडोंटिक्स इलाज के लिए पहले मरीजों को या तो बाहर जाना पड़ता था अथवा बाहर से डॉक्टर आकर इलाज करते थे। अब ये सेवाएं हनुमानगढ़ में सुगम रूप से प्राप्त हो सकेंगी। इससे मरीजों के समय और पैसे की बचत होगी। डॉक्टर अंकुर धुड़िया इससे पूर्व जयपुर डेंटल कॉलेज जयपुर में सहायक प्रोफेसर के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हनुमानगढ़ में आज तक कोई भी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज नहीं करता था, तो अपने यहाँ ये सुविधा एक्टिव लाइफ पॉलीक्लिनिक पीर खाने के सामने यहाँ पे स्टार्ट की गई है। तो अपने ट्रीटमेंट में हर टाइप का टेढ़े मेढ़े दांत, ऊपर नीचे किसी भी टाइप के दांत हों, वो अपने यहाँ सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ में अगर बच्चों के जबड़े, कई बार पेरेंट्स अवॉइड कर देते हैं कि जबड़े आगे पीछे हैं, तो बड़े होकर के उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, और उसका इलाज भी अपने बचपन में ही स्टार्ट कर देंगे। और अपने यहाँ 10 साल के बच्चों से लेकर के 40 वर्ष तक के सभी का ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। और जितने भी टाइप के अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट होंगे वो बाहर के मुकाबले, यानी कि जयपुर दिल्ली के मुकाबले सस्ते रहेंगे। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नगर परिषद की ओर से राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना के तहत वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी महिलाओं को ग्रुप वाइज दी जाने वाली राशि के बारे में जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि जो समूह अच्छा चल रहा है उसके लिए लघु उद्योग के लिए ऋण का प्रावधान है। लोगों का जो आप कीमती समय निकालते आए हो, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो उन्होंने वो पैसा किसी महिला को दे दिया, वो ब्याज देगी, आपके समूह में आएगा तो वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है। चौथा आता है ऋण वापस लौटाना। मतलब आपने ऋण ले लिया लेकिन उसको वापस लौटाना भी जो है ऋण अदायगी कर सकते हो उसको। और 5वां होता है लेखा जोखा संधारण, कि आपने इस महिला को दिया है उसका लेखा जोखा जरूरी है। अगर आप रजिस्टर में नहीं लिखोगे, कोई महिला मना कर देगी, झगड़ा होगा तो वो आपका समूह टूट जाएगा। तो ये 5 नियम अगर कोई भी समूह फॉलो करता है तो वो समूह बहुत बढ़िया चलता है। रखा है। इसके लिए इन सभी महिला सशक्तिकरण रूपी प्रधानी महिलाओं के लिए मैं मन से आग्रह करूंगी, आप सभी एक बार के स्वागत में जोरदार तालियां बजाइएगा। क्योंकि इस दौर में आपने कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने समाज को संभाला है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका आम लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचे ये आपने पहुंचाया है। और मैनेजमेंट गुरु तो आप हैं, इसमें नो डाउट। आपने इच्छा शक्ति है, आपने ठान लिया, वो आप करके रहते हैं। कोरोना जन आंदोलन के अंतर्गत वैसे तो हमारा जिला कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन फिर भी मास्क वगैरह जो है लगाना आवश्यक है, प्रिकॉशन जरूरी है। और ये हमारा सौभाग्य, मास्क आप ही के द्वारा दिए गए हैं। मैं एंडुलम देव को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसमें एक जिसके तहत जो कंपोनेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे तंवर साहब की, SMID है जो सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसके तहत आपका समूह बना है 10 महिलाओं का, जिसमें आप अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव और 7 और महिलाएं जुड़ के उसमें 10 महिलाओं से ग्रुप बनता है। फिर आपको मासिक बचत करते हैं और फिर आपको रिवॉल्विंग फंड के तहत आपको राशि मिलती है और आप उसमें महीने के महीने बचत करके समूह को चलाती हैं, चलायमान रखती हैं। फिर धीरे धीरे आप बचत को और आगे बढ़ा के उससे कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करते हैं। आज का ये एक दिन का वित्तीय साक्षरता शिविर रखा गया है। इसमें
एन्युअलम योजना के तहत जो एसएचजी का फॉर्मेशन किया गया है, उन सभी महिलाओं को, उन सभी ग्रुपों को 10,000 का एक रिवॉल्विंग फंड की राशि दी जाती है। इस राशि से महिलाएं अपने आंतरिक ऋण की शुरुआत कर सकती है। इसके अलावा जो समूह अच्छा चल रहा है, उन समूह के लिए एक लघु उद्योग के लिए ऋण की सुविधा है जो इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। लघु उद्योग के लिए इस योजना में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण महिलाओं को उपलब्ध करवाया जा सकता है किसी भी बैंक से, ताकि महिलाएं अपना रोजगार कर सके। इसके अलावा महिलाएं इंडिविजुअल लोन भी ले सकती है। अगर आपका खुद का व्यवसाय करना चाहती है तो महिला अपना बैंक से ऋण ले सकती है, ताकि अपनी छोटा मोटा कोई भी काम कर सके। और ये वित्तीय साक्षरता करने का हमारा यही उद्देश्य है कि महिलाएं कम से कम बैंक से संपर्क कर से उनको ऋण की जानकारी मिल सके और अपनी बचत कर सके। टाउन स्थित राजकीय एनपीजी कॉलेज में महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ होंगी। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद कुमार जांगड़ ने बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा आदि की परीक्षाएं आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाएं 3 पारियों में होंगी। परीक्षार्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र और एक आईडी लाना अनिवार्य होगा। वहीं कोविड-19 की पालना का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके तहत परीक्षा हॉल को सैनिटाइज कर दिया गया है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अध्ययन केंद्र राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ में कल दिनांक 25 फरवरी 2021 से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। इसमें मुख्य रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा आदि की परीक्षाएं संपन्न होगी और कंपलसरी विषय की परीक्षाएं 2 घंटे का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई है। ये परीक्षाएं मुख्य रूप से 3 पारियों में संपन्न होगी। सुबह 9 बजे से 11 बजे, 12 बजे से 2 बजे और 3 बजे से 5 बजे। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए जो परीक्षार्थी आएगा उसको प्रवेश पत्र और एक वैलिड आईडी लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे मास्क लगा कर आए और महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था के साथ सीटिंग प्लान बनाया गया है। इसके अलावा पूरा का पूरा जहाँ पर जो परीक्षाएं होगी परीक्षा हॉल में सैनिटाइज करवा दिया गया है और इस प्रकार परीक्षा से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। कितने विद्यार्थी भाग लेंगे? इस परीक्षा में लगभग विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे यहाँ पर 3192 विद्यार्थी रजिस्टर्ड है। क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते? परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देने जो आएगा वह एडमिट कार्ड और एक वैलिड आईडी फोटोयुक्त लेकर आने अनिवार्य है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।